ट्रेन स्टेशन के पास ही गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं। उनके पास कोई एक ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अक्सर सरकार उन्हें प्लॉट से उठा देती है, जिस कारण वो जगह बदलते रहते हैं। माँ, देखिए ना, वो ट्रेन जा रही है। चलिए ना, आज ट्रेन में जाकर मांगते हैं, घूमने को भी मिल जाएगा। नहीं रे, हम नहीं जा सकते ट्रेन में। वो हमें धक्के मार के वहां से निकाल देंगे। माँ, हमारी तरह और भी मांगने वाले वहां जाते हैं और खूब पैसा कमा कर आते हैं। चलिए ना, हम भी चलते हैं। देख, इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता हमारे जैसों के पास। मांग कर खाते हैं, मगर इज्जत से। एक समय का खाकर गुजारा तो हो सकता है, मगर ये धक्के खाकर मांगना नहीं पसंद मुझे। तू भी मत जाना वहां। सुनीता पहले ही मुंह बना लेती है, फिर मांगने के लिए घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर सचिन अपने पिता से बात करता है। पिताजी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही ना कि आज तू मांगने नहीं जाएगा। वैसे भी तुझे कोई भीख नहीं देता। सही कह रहा हूं ना? पिताजी, अब मेरी शादी की उम्र हो रही है। आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं। अरे बेटा, ऐसी भी कौन सी जल्दी है तुझे? पहले कुछ पैसा जमा तो कर ले। वो भी कर लूंगा। हाँ तो जब तू कुछ पैसा जमा कर ले, फिर देखते हैं तेरी शादी को भी। सचिन के पिता को उस पर शक होने लगता है कि आखिर उसके बेटे को रोज रोज शादी की क्या जल्दी पड़ी हुई है। वो तो सचिन का चुपचाप पीछा करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सचिन ट्रेन की दूसरी ओर सुनीता के साथ बैठा बातें कर रहा था। सुनीता, मुझे डर लग रहा है, कहीं सरकार हमें यहाँ से भी ना उठा दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा, तो तुम अपने घर वालों को कहकर रिश्ता क्यों नहीं भिजवा देते? तुम घर जाओ, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ आज ही। सचिन के पिता भी घर को वापस जा चुके थे। सचिन भी घर आ जाता है। बेटा, मैं सब जान गया हूँ कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर तो बहुत अच्छा है पिताजी। अब जब आपको सब पता चल गया है तो चलिए ना मेरे साथ। मगर बेटा, पैसा भी तो चाहिए होता है शादी के लिए। वो कहाँ से लाएंगे? ना घर है, ना खाने को दो समय की रोटी। पिताजी, आपकी शादी भी तो फकीरी में ही हुई थी। वो सुनीता के घर वाले कौन सा महल में रहते हैं, या उनके पास कौन सा पैसों का पेड़ लगा हुआ है? दोनों का हाल एक जैसा ही तो है। हम गुजारा कर लेंगे, आप चलें बस। सचिन के पिता अपने बेटी की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और उसकी शादी सुनीता से करवा देते हैं। अभी वो घर में आई ही थी कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सारा पानी झोपड़ी के अंदर आने लगता है। ये बारिश भी अभी आनी थी क्या? आज मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी। पहले अपने घर को तो बचाओ। देखो जी, हर जगह पानी टपक रहा है। अब ये सब तो तुम्हारे घर में भी हो रहा होगा। अगर हम सब का हाल ये बारिश ऐसा ही कर देती है। सचिन और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी घर की चादर उड़ जाती है और अब वो बारिश में खड़े थे। सचिन के पिता वहीं आ जाते हैं। हमारी झोपड़ी कहाँ गई? उड़ गई वो पिताजी, इस तूफान में। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या कोई मजबूत कपड़ा भी नहीं है कि नई झोपड़ी बना पाए? बस इसीलिए मैं चाहता था कि अपनी शादी ना हो, पहले घर का कुछ जुगाड़ हो जाए। घर का जुगाड़ आप सारी जिंदगी नहीं कर पाए तो मैं इतनी सी भीख से कैसे कर लेता? वो सामने ट्रेन का पुराना डिब्बा है, चलो वहां चलकर आसरा लेते हैं। वैसे भी वो इतने सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं आता जाता। बारिश में भीगने से तो यही अच्छा है। हाँ, मेरी पत्नी इस बारिश में भीग कर कहीं बीमार ना हो जाए। चलिए, हम चलते हैं वहां। वो तीनों तेज बारिश से बचने के लिए ट्रेन के डिब्बे में आ जाते हैं। वहां आराम करने की जगह भी थी और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा था। शुक्र है, इस ट्रेन के डिब्बे में आसरा मिल गया, नहीं तो हम इस तूफानी बारिश में भीगते ही रहते। सचिन बेटा, तुमने जरूरी सामान तो उठा लिया था ना? हाँ पिताजी, सब जरूरी सामान ऊपर रख दिया है। ठीक है, मैं दूसरे वाले डिब्बे में आराम करता हूँ। तुम लोग भी आराम कर लो, सुबह होने ही वाली है।
मांगने भी तो जाना है। याद है पिताजी, एक तो आप हर समय मांगने का सोचते रहते। अभी सब आराम कर लेते। इस तरह वो कुछ दिन तक ट्रेन में ही रहते और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था सचिन जी कि हम इस घर से बेघर वाली जिंदगी गुजारेंगे। चलिए ना, हम कोई काम ढूंढते हैं। अभी मांगना बंद करते हैं। वैसे भी कुछ समय में वैसे भी सरकार हमें यहाँ से भी उठा देगी। तुम ठीक कह रही हो। सुकून तो अपने घर में ही होता है। हम जरूर कल से काम पे जाएंगे और अब पिताजी को मांगने की जरूरत नहीं है। हम खुद पैसा कमा कर लाए। अगले दिन ही सचिन और सुनीता काम पर चले जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। कुछ महीनों में ही उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो अपने लिए एक खेत खरीद लेते हैं, क्योंकि गांव में खेत सस्ते मिलते थे। शुक्र है ऊपर वाले का, जो हमने एक खेत यहाँ खरीद लिया। यहाँ से कोई हमें नहीं निकाल सकता। हाँ जी, अब वहां पर भी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता। बहू, ये सब तुम्हारी बुद्धि और सही निर्णय के कारण हुआ है। नहीं तो हम इस काबिल कहाँ थे कि एक समय का खाना भी खा पाते। नहीं पिताजी, सचिन की मेहनत और लगन को देखकर हम आगे अच्छी मेहनत करके सब कुछ अच्छा कर लेंगे। सचिन और सुनीता दोनों मेहनत करते रहते हैं और आखिर एक दिन वो अपना मकान बना लेते हैं। आज वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो अपनी छत के नीचे जो रह रहे थे, उनको खाने की भी फिक्र नहीं थी। अनाज भी अपना था। सचिन के पिता भी बहुत खुश थे। सचिन कुछ देर सोचने के बाद घर से निकलकर सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ सब फकीर अपनी झोपड़ी पर रहते थे। मैं तुम सबको एक बात कहने आया हूँ। याद है, तुम सबने मेरी शादी करवाई थी। बस इस कारण मैं तुम सबका भला चाहता हूँ। मांगना छोड़ दो दोस्तों, मेहनत करो। मैं भी फकीर था और आज अपना घर भी बना चुका, खेत भी अपने हैं और खाना तो इज्जत से कमा कर खाता हूँ। बहुत खुश हूँ। तुम सब भी मेहनत करो और ऊपर वाले से मेहनत का फल मांगो। देखना, वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। सबको सचिन की बात समझ आ जाती है। अब सब लोग मांगना छोड़कर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। अब ट्रेन की साइड पर कोई झोपड़ी नहीं थी। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है माँ जी। बस सूख जाए तो मैं खाना बना देती हूँ। जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से हम महीने में 8वीं बार चूल्हा बना रहे हैं। इस टपकती छत और दीवारों और दरवाजों से पानी अंदर घुस आता है और सारा चूल्हा गीला हो जाता है। तुझे पता है बहू, जब मैं इस घर में ब्याह करके आई थी तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी एक अच्छी सी रसोई होती, मगर इस गुर्बत के हाथों में कुछ ना कर पाई। और तो और ये माटी का चूल्हा कई 100 बार टूटा है, कई दफा बनाया है। उफ, ये गरीबी के दिन हमारे। अपनी सास उर्मिला की बातें सुनकर अनीता बहुत उदास हो गई थी। तभी वो सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी माँ जी का और अपना सपना पूरा कर सके और अपने गरीब बच्चों को 2 वक्त की पेट भर रोटी खिला सके। अब दोनों सास बहू चूल्हे के सूखने का इंतजार कर रही थी। माँ जी, चूल्हा तो सूख गया है। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, कहीं फिर से बारिश ना शुरू हो जाए और चूल्हा फिर से खराब ना हो जाए। उर्मिला जल्दी से खाना बनाने लगती है। अभी आधा खाना तैयार ही हुआ था कि बारिश जोरों से शुरू हो जाती है और छत से पानी टपकने लगता है। यहाँ तक कि पानी घर में दाखिल हो जाता है और चूल्हा और खाना दोनों बारिश के पानी से भीगने लगते हैं। दोनों सास बहू बहुत कोशिश करती हैं चूल्हे को बारिश से बचाने की, मगर चूल्हा एक बार फिर गीला हो जाता है और बंद हो जाता है। लगता है आज भी हमको भूखा सोना पड़ेगा। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि अब भूखे पेट नींद आ जाए। उर्मिला अपनी सास की बेबसी देखकर बहुत परेशान होती है और मन ही मन में कुछ सोचने लगती है। माँ जी, आप घर आ गई हो, देकर पैम्फलेट? हाँ बेटा, और साथ में एक ट्यूशन भी मिल गई है। अनीता बहुत खुश होती है। मगर? क्या मगर माँ जी, क्या हुआ? बहू, वो तुम्हें किसी के घर जाकर पढ़ाना होगा। तो क्या हुआ माँ जी, मैं चली जाऊंगी।
अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे। ये सुनकर उर्मिला खुश हो जाती है। अगली सुबह अनीता अपनी पहली ट्यूशन देने 7 वाली कॉलोनी के घर जाती है। गुड आफ्टरनून मैम। दूसरी तरफ देखकर बीबी कमला बोली, गुड आफ्टरनून। मैं टीचर हूँ, कल ही वदेश सर ने हायर किया है। ओह अच्छा जी। अनीता कमला के बेटे को बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाती है। इससे खुश होकर वदेश अनीता को काफी पैसे देता है और वदेश के बच्चे की तरफ से देख बाकी कॉलोनी वाले भी अपने बच्चे अनीता के पास भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे अनीता के पास बहुत से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। बहू, तुम्हारी बदौलत अब हम 2 वक्त पेट भरकर रोटी खाते हैं। अनीता ये देख बहुत खुश होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नई रसोई भी बनाती है और घर की मरम्मत भी करवा लेती है और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। रात जैसे तैसे वो सो जाती है, मगर उर्मिला को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी गुबत को खत्म करने का कोई उपाय सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि वो घर के बाहर भी ना जाए और पैसा कमा ले। यही सोचते सोचते वो सो गई। अगली सुबह जब उर्मिला सोकर उठी तो वो अपनी सास से बात करने लगी। माँ जी, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, अब मैं सोच रही थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों ना मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दूँ। इससे हमारे हालात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे और मैं घर रहकर कुछ पैसे कमा लूंगी। और वैसे भी जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है वो किस काम की जाएगी। उर्मिला को अपनी बहू की बात पसंद आई। लेकिन बहू, तुम बच्चे कैसे इकट्ठे करोगी और हमारे घर में कौन अपने बच्चे भेजेगा? कोई बात नहीं माँ जी, मेहनत की जाए तो सब मिल जाता है। थोड़ा वक्त लगेगा मगर हो जाएगा। अनीता को अपने इस काम को लेकर बहुत उम्मीद थी, तो फिर उसकी सास उसको देखकर चुप हो गई। कुछ सोचते हुए अनीता ने राम के बैग से कॉपी पेंसिल निकाली और कुछ नोट बनाने लगी। और जब सारे नोट बन गए तो अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आप मेरा एक काम कर देंगी? हाँ बोलो अनीता। माँ जी, ये कुछ पैम्फलेट मैंने बनाए हैं, आप इसको 7 वाली कॉलोनी में दे आओ। हो सकता है कुछ बच्चे आ जाएं वहां से। उर्मिला बहू से पैम्फलेट लेकर चली जाती है और 7 वाली कॉलोनी के दरवाजे पर जाकर पैम्फलेट देती है। एक दरवाजे पर जब उर्मिला बेल बजाती है तो एक आदमी बाहर आता है और सलाम करता है और कहता है, जी माँ जी। बेटा, मेरी बहू ने घर में ट्यूशन खोली है, तो अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है तो भेज देना जरूर। जी माँ जी, पढ़ाना तो है, मगर मेरा बेटा किसी के घर नहीं जाता। अगर आपकी बहू घर आकर ट्यूशन दे जाए तो वो जो मांगेगी फी वो मैं दे दूंगा। उर्मिला कुछ देर सोचती है और फिर मान जाती है।